हेलो बच्चों, आपका स्वागत है लेक्चर नंबर 2 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में। वहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम एमसीक्यू सारे कंप्लीट कर चुके हैं। मेरे हिसाब से आप पढ़ भी चुके होंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा उस लेक्चर से संबंधित। उसके अलावा भी आप चाहे तो एनसीईआरटी वगैरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए। और बेसिकली मैं आपको एक छोटा सा एक बेसिक आइडिया देता हूँ कि अब इस चैप्टर से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो 5 नंबर के इस चैप्टर से होता ही होता है ना। ठीक है, तो इससे हमेशा बड़ा क्वेश्चन बनता है। छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़ा सा कम होते हैं इस चैप्टर से, कोई दिक्कत नहीं है। जो पूछे गए हैं अभी तक हम उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू करते हैं। आज हम वेरी शॉर्ट और शॉर्ट जितने भी हैं, वेरी शॉर्ट बोले तो कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, शॉर्ट बोले तो 3 मार्क्स का, ये क्वेश्चन हम पढ़ लेंगे आज। ठीक है, जो आपके हैंड आउट में भी आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। सैंपल क्वेश्चन नंबर इसी साल का, इसी साल सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। और मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई है कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन को उठा के एग्जाम पेपर में डालने के चांसेस 100% होते हैं। कितने सारे क्वेश्चन होते हैं आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर 2023-24 का देख लीजिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए और फिर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन एग्जाम पेपर में मिल जाता है। तो आपका देखो पास, आपके पास एक तरीका है ना कि इस पेपर को तो पूरा याद करिए। आपको अगर एक क्वेश्चन देखता है तो पूरा लिख दीजिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए। टाइम हम अपना वहां दीजिए कि जहां पे आपको क्या हो कि क्वेश्चन नया दिखे ना, वहां पे कैलकुलेशन वगैरह में टाइम दीजिए, तभी तो टाइम बचेगा। अब इस क्वेश्चन को जो आपको पता है कि ये क्वेश्चन आना ही आना है, इस सैंपल क्वेश्चन पेपर से पूछना ही पूछना है, उसको पहले ही पढ़ लीजिए। बचा आपके पास जो क्वेश्चन नया है, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे भी टाइम दे रहे हैं, वहां पे भी टाइम दे रहे हैं, तो ऐसा 70 आउट ऑफ 70 के लिए बहुत मुश्किल चांस हो जाता है ऐसा। चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। इसने बोला क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट का। अ चार्ज क्यू इज प्लेस इनसाइड अ स्पेयर ऑफ रेडियस ए। एक चार्ज है, किसके, एक स्पेयर के रेडियस ए के अंदर इसको रखा गया है, फिल्ड विथ वाटर। एंड अनदर चार्ज क्यू क्यू, देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वाटर में रखा गया है। बहुत रेयर देखने को मिलता है कि मीडियम चेंज होता है फर्स्ट चैप्टर में। कहने का मतलब मेरा ये है, फर्स्ट चैप्टर में आपकी जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो बड़ा रेयर है, ठीक है, कि आपको वाटर दे दे। ठीक है, एंड अनदर चार्ज 2q इज प्लेस इनसाइड अ क्यूब ऑफ सरफेस साइड 2a। ठीक है, चार्ज 2q किसके अंदर रखा गया, मेरे शानदार बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसके अंदर रखा गया, 2a के अंदर। विच इज वैक्यूम इनसाइड, अब इसके अंदर वैक्यूम है। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस की बात कर रहा है आपकी, नहीं फ्री स्पेस तो नहीं है, वैसे हम नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी वैक्यूम। फाइंड द रेशियो ऑफ द फ्लक्स लिंक विद द स्पेयर, स्पेयर का जो फ्लक्स है एंड विथ द लिंक विद द क्यूब, क्यूब से, यानी 5 फॉर स्पेयर 5 फॉर क्यूब, इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। टेक रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर एज एससी 80। यही इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को मार्क करके चलो कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर की बात कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो हिंदी में, जल से भरे त्रिज्या ए के किसी गोले के केंद्र पर कोई आवेश क्यों स्थित है तथा 2a भुजा वाले किसी निर्वातित घन के केंद्र पर 2q आवेश स्थित है। गोले से संबंध फ्लक्स और घन से संबंध फ्लक्स का अनुपात ज्ञात कीजिए। जल की अपेक्षण विद्युतशीलता प्रवेगांक कुछ भी है वो 80 लीजिए। चलेगा, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो स्टार्ट करें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं हमारे गाउस भैया ने क्या बोला था, सबसे अच्छे इंसान थे जिनने कैलकुलेशन को बहुत इजी बना दिया था। ठीक है, इसका सोल्यूशन है क्या, नहीं है? ठीक है, तो उनने बोला था कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम होता है। इसको आप इनक्लोज्ड भी बोल सकते हैं। अभी हमें पता है ये चीजें, हम क्या लिखेंगे। अगर मैं स्पेयर की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, क्यू चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। यहीं पे दिक्कत है। देखो हम जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यहां से एप्सिलॉन एम बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर टाइम्स एप्सिलॉन आर ओ, यही तो है। और एप्सिलॉन आर की वैल्यू आपको दी है रिलेटिव परमिटिविटी 80, मीडियम की परमिटिविटी नहीं दी है, एम की वैल्यू नहीं दी है। आप डायरेक्ट एप्सिलॉन एम भी नहीं रख सकते। 80 इंटू एप्सिलॉन नॉट, किसकी बात कर रहा है, स्पेयर के केस में। चार्ज कितना है, क्यू, रेडियस से हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि
उसके पूरे फॉर्मूले में हमें डायमेंशन से कोई मतलब नहीं होता है, तो हम लिखेंगे 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। स्पेयर का केस अगर मैं बात करूं किसका, क्यूब का, क्यूब के अंदर जो चार्ज है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 क्यों है। वैक्यूम यानी ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। डिवाइड कर सकते हैं, कर ही देते हैं, तो चलो डिवाइड करते हैं। एप्सिलॉन एस डिवाइडेड बाई फाई एस डिवाइडेड बाई फाई सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई 80 एप्सिलॉन नॉट। अब मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ इसको, है ना, क्या दिक्कत है, अब इतना तो कैलकुलेशन जानते हैं। क्यू डिवाइडेड बाई 80 डॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू, उल्टा कर दो, एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2 क्यू। टुड़ुम टुड़ुम टाड़ंग टाड़ंग, कितना हो जाएगा 1/80 इंटू 60। आंसर आपका आ गया। देखो इतना ही है, 2 नंबर का इतना सही क्वेश्चन है ना। ऐसा थोड़ी ना कि आपसे बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आपसे कोई पूछ लिया गया है जो हिलेगी भी ना, है ना। इस बार 2025 में ऐसा कुछ हुआ भी था थोड़ा बहुत क्वेश्चन के साथ, सबके साथ नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। रेशियो हमारा फाइंड आउट हो चुका है, हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रेशियो आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो डाइपोल 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 हर साल डाइपोल का क्वेश्चन है। An electric dipole of a dipole moment P is kept in a uniform electric field। आपके कोर्स में 100% ऑफ द टाइम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही रखा जाता है। E show graphically the variation of torque acting on the dipole। डाइपोल पे जो टॉर्क लग रहा है उसको आपने ग्राफ के फॉर्म में दिखाना विद द ओरिएंटेशन ऑफ थीटा इन द फील्ड। थीटा का ओरिएंटेशन के साथ इन द फील्ड। बताता हूं कैसे। फाइंड द ओरिएंटेशन इन विच टॉर्क इज जीरो। पहली बात कर रहा है टॉर्क क्या हो जब जीरो हो, और दूसरा जब मैक्सिमम हो। अब इतना तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी हम एक ग्राफ बना के आपको दिखा देंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी ग्राफ आता है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसकी बात हम करेंगे। तो इसने बोला द्विध्रुव आघूर्ण P का एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। क्षेत्र में द्विध्रुव का अभिविन्यास थीटा है। अभिविन्यास मतलब जिस कोण पे वो रखा गया है के साथ कार्यरत आघूर्ण थीटा के परिवर्तन को ग्राफ द्वारा दर्शाइए। यहाँ पे पहला जो पार्ट है इसका इतना है ना। वह अभिविन्यास ज्ञात कीजिए जिसमें बल आघूर्ण शून्य तथा अधिकतम हो। अब सेकंड पार्ट में आपको ये करना है। ठीक है, चलें शुरू करें। ठीक है शुरू करें। चलिए तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मूला तो आपको रटा हुआ होना चाहिए, जैसे आपको अपना नाम पता होता है वैसे आपको टॉर्क का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या है हमारे पास, पीई साइन थीटा होता है। अब जो भी वेक्टर वगैरह है सब चीजें हमें पता है। अभी हमारा जो मकसद है वो मत भूलना कि हमें बात करनी है किसकी, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की। ठीक है, क्वेश्चन पहला है कि थीटा के ओरिएंटेशन के साथ इसका जो ग्राफ है उसको रिप्रेजेंट कीजिए। चलिए तो ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या दिक्कत है, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि आपको जो हैंडआउट मिलेगा उसमें हमने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट किया। मेरे को एक चीज बताओ, थीटा की वैल्यू क्या होती है। आप क्या हो सकते हो, हमें पता है क्या करते हैं हम, स्टेबल से अनस्टेबल के केस में ले जाते हैं, इसको ले जाते हैं स्टेबल से अनस्टेबल। स्टेबल में थीटा इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम हम 180 पे ले जाते हैं। उसके बाद ओरिएंटेशन की बात सेम ही हो जाती है ना। तो थीटा हम क्या करेंगे, यहाँ से 0 डिग्री से इसको थीटा 2 हम क्या करेंगे 180 तक घुमाएंगे, स्टेबल से अनस्टेबल के केस में। ठीक ठीक है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात है कि कभी इस पे जो टॉर्क लग रहा हो नेगेटिव होता है, नहीं होता है। मेरे प्यारे बच्चों सब जानते हैं 0 से ऊपर ही होगा। तो जब ये थीटा 0 होगा तो उस केस में टाउ कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 पे टाउ हमारा 0 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू अगर 90 की बात करूं तो टाउ हमारे पास पीई हो जाएगा मैक्सिमम। और थीटा इज इक्वल टू 180 की बात करूं तो फिर से कहां हो जाएगा, 180 पे आते 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 घूमते 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 फिर से 0 पे पहुंच जाने का। समझ रहे हो, टाउ उस केस में लेकिन मैक्सिमम लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो हमारे पास फिर घटने लगेगा। तो यहां से स्टार्ट करेंगे टाउ का वेरिएशन। साइन का ग्राफ कैसा होता है, साइनोसोडियल, पूरा का पूरा वेव बनाता है। क्योंकि देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2 फिर 1, यानी बढ़ रहा है वैल्यू। तो इस टाइप से बनेगा कुछ। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, टाउ मैक्स कब होगा, एट
थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, इस टाइप से वेरिएशन होगा। आप बोलोगे सर आपने तो कहानी बना ली, तो अगर किसी बच्चे को ना कभी ये चीजें समझ में नहीं आती कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है क्या नहीं करना है, तो आप कुछ मत करो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक पर्टिकुलर एक्सिस में काट लो या पर्टिकुलर वैल्यू में इसको चूज कर लो। फॉर एन एग्जाम्पल आप क्या करो, यहाँ पे टाउ की वैल्यू लिख दो, ठीक है, क्या करो टाउ, और यहाँ पे थीटा, थीटा पहले 0 रखो, फिर थीटा, यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, फिर आप बोलोगे सर थीटा पे इतना है, ऐसा नहीं, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। थीटा इज इक्वल टू 30 रखो, टाउ की वैल्यू रखो, उस पॉइंट को मिला दो, फिर थीटा क्या करो 45 रखो, उस केस में जो टाउ की वैल्यू आ रही है, कुछ भी मान लो, पी की वैल्यू मान लो, ई की वैल्यू मान लो, ठीक है। फिर देखना आप जब इन पॉइंटों को मिलाओगे ना मेरे प्यारे बच्चों, जब इन पॉइंटों को मिलाओगे तो ग्राफ कैसा आएगा, ये सब पैराबोलिक आएगा, साइनसोडियल ग्राफ आएगा। ऐसे अपने मन से नहीं बनाई जाती हैं चीजें, कुछ बच्चों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलो, अब उसके बाद जो दूसरा पार्ट है उसको तो हम पहले से ही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि थीटा मैक्सिमम कब होगा, थीटा मिनिमम कब होगा, ये चीजें आप पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, फिर मिनिमम की बात कर लेते हैं। दूसरा केस हमारे पास है जीरो कब होगा, अरे जब थीटा 0 होगा, ठीक है। तो जीरो कब होगा, हमको पता है जब थीटा हमारे पास 0 होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा हमारे पास 180, अरे 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 90 डिग्री हो जाएगा। इस केस में टाउ हमारे पास मिनिमम होगा जो हो जाएगा 0, इस केस में हमारे पास टाउ मैक्सिमम हो जाएगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी पी ए। ठीक, यही छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। चलो, इतना सा क्वेश्चन पूछा है सैंपल क्वेश्चन में, क्या पता क्या चांसेस हैं आपके एग्जाम पेपर में फूंक से धमक जाए, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन में ईयर वगैरह नहीं है, बताओ क्यों, रीजन क्या है। हर साल जब भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, देखना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा के अगर आप देखना, तो जब भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है तो उसमें 1 नंबर का पार्ट ही चिपका होता है हमेशा, मैक्सिमम टाइम। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड राइट एसआई यूनिट, फिर उसके बाद जो सेकंड और थर्ड पार्ट होते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, वो वेरी करते हैं। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये क्वेश्चन कांस्टेंट वैल्यू, मेजॉरिटी ऑफ टाइम एक नंबर चिपका देता है ये। तो क्या है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, इसका एसआई मात्रक लिखिए। क्या होता है भाई, विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया in an electric field is the total number of line of force passing normally, important line, normally जानी चाहिए, पैरेलली नहीं, नॉर्मली, क्या बोल रहा है, नॉर्मली थ्रो दैट एरिया, कोई भी एरिया को उठाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, और उस एरिया से नॉर्मली जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे अज्यूम करो 2 गुजर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2, 3 गुजर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3, दैट एरिया इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाइव। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइव से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम या वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट ज्यादा पूछी जाती है, वोल्ट पर मीटर ज्यादा यूज की जाती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम आपको कम देखने को मिलेगी, ठीक है। रिप्रेजेंट करते हैं फाइव इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, और ये बराबर कितना होता है गाउस लॉ के हिसाब से क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी किसी भी सरफेस में जितना चार्ज बंद होगा, टोटल चार्ज का सम करो, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, फ्लक्स निकल गया, डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक, ये हमारे गाउस भैया ने बताया था, ठीक है। नॉर्मली का मतलब जो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे लंबवत गुजरता है, कैसे, लंबवत, ठीक है। या तो लंबवत नहीं मानो, या आप उसका एंगल ले सकते हो एरिया वेक्टर, यानी कि क्षेत्र सदिश के, क्षेत्र सदिश के साथ जिस कोण पे निकलता है उस कोण का हम मानते हैं, ठीक है। ई वेक्टर डॉट डी एस को हम कैसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी कॉस थीटा भी लिखते हैं, है ना, ठीक है। चलिए, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ इलेक्ट्रिक डाइपोल कैप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। 100% यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही पूछा जाता है आपके इसमें। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे गए विद्युत द्विध्रुव द्वारा अनुभव किए गए बल आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, ये आपका सवाल है। छोटा सा डेरिवेशन मेरे प्यारे बच्चों, याद होना चाहिए ये, 2025 में लेटेस्ट डाल दिया भैया 2 नंबर का, हम क्या करें, है ना। कर सकते हैं इस चीज को, बहुत ही सिंपल है, 2 नंबर का है, ज्यादा ना कहानी लिखनी है ना कुछ करना है आपको, ठीक है। चलो,
आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर पढ़ा हुआ है क्या? नहीं पढ़ा हुआ है। चलिए बलाघूर्ण की बात करते हैं, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा डेरिवेशन है। चलिए ये रहा हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं इसकी सारी लाइनें नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर वो थोड़ा सा डाइपोल हमें कम दिखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरा बीचों बीच में भी है, ठीक है। चलो अब इसके बीच में मैंने एक डाइपोल रखने का है मेरे को, ठीक है, मैं रख देता हूँ डाइपोल, ठीक है। एक डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, और ये हमारे पास इसके बीच की डिस्टेंस है 2a, ठीक है। और मानते हैं चाहे नहीं मानो, अभी बाद में ही पड़ेगा, हम जानते हैं टाउ बराबर कितना होता है, फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर बेटा, टाउ इज इक्वल टू, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर है, मान के चलो यूनिफॉर्म है, ई मानो पी मानो की मानो, एक ही मान सकते हो, खत्म। फोर्स कितना हो जाता है, क्यू इंटू ई। क्यू क्या है, डाइपोल तभी बनेगा जब दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हों, डाइपोल तो बन ही नहीं सकता, एक 2q का हो जाएगा, ठीक है। बातें सब आप जानते हैं, क्यू ई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये क्या है, ये होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे लिखते हैं, अगर ये थीटा कोण के साथ है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और ये हमारे पास डाइपोल की डायरेक्शन पी, तो इसके बीच में जो एंगल है वो थीटा है ना, तो हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा 2a साइन थीटा, सारी चीजें कराई हुई हैं, तो कितना होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2a साइन थीटा, निकल गया। q इंटू 2a कितना हो जाता है, p डॉट, p छोटा वाला लिखते हैं वैसे बेसिकली, p e साइन थीटा। साइन थीटा जब आता है तो हम क्या बोलते हैं, p क्रॉस e, p क्रॉस e। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों दिक्कत इस बात की आती है कि अब इसका आपका डायरेक्शन निकालने के लिए, ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, देखो क्रॉस का एक ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला आता है यहाँ पे पहले चैप्टर में, क्रॉस का बेसिकली एक ही फॉर्मूला आता है हमारे पास, ठीक है, पी क्रॉस ई, ठीक है। तो पी क्रॉस ई का मतलब क्या, अगर डायरेक्शन आपके एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि इस वेक्टर का डायरेक्शन बताओ, किस डायरेक्शन में टॉर्क का डायरेक्शन होगा, बेसिकली टॉ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई है, तो टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले पहले वेक्टर के डायरेक्शन में उंगली रखते हैं और दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में उसको कर्ल करते हैं, तो अंगूठा हमारा थंब क्या बताता है, टॉर्क की डायरेक्शन को बताता है। ऐसा पूछा तो नहीं है अभी तक, लेकिन ध्यान में रखिए कि पूछ ले कभी, टॉर्क डाइपोल की डायरेक्शन पूछता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछता है, टॉर्क की डायरेक्शन नहीं पूछी है। अब पता नहीं आपसे पूछ ले तो याद रखना कैसे निकालते थे हम, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं, स्क्रू रूल से निकालते हैं, स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं, ठीक है, ओके। नहीं पूछा वैसे अभी तक, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो इतना सा डेरिवेशन 2 नंबर आपके आ गए, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर आगे भी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, सीबीएसई 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट फ्रेश ताजा क्वेश्चन है, ठीक है। बदबू 2026 में थोड़ा सा पीवाईक्यू हो जाएगा, अभी तो पीवाईक्यू भी नहीं हुआ है ना। चलिए अब हम बात करते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन को पढ़ना एक ही बार, ऐसा नहीं कि 3 बार केवल क्वेश्चन पूछना और डेटा लिख रहे हैं, टाइम कंज्यूम वहां ज्यादा होता है क्वेश्चन को समझने में, सॉल्यूशन निकालने में तो उतना ही टाइम लगना है, कंज्यूम टाइम क्वेश्चंस को आपको केवल एक बार पढ़ना है बस, और डेटा आपको मेंशन कर लेना है, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ोगे 3 मिनट तो ऐसे ही चले गए। चलिए उसके बाद 5-5 नंबर का तो एक एक पेज का क्वेश्चन है, तो हम बात करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करते हुए चलो पेपर में, कौन रोक रहा है आपको, आपका पेपर है। कंसीडर 3 मेटल स्पेरिकल बॉल एबीसी, क्या बोल दिया इसने, 3 मेटल स्पेरिकल बॉल है आपके पास, ये है आपके पास ए बी सी, ईच ऑफ रेडियस आर, हर एक का रेडियस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आर है। ईच शेल हैविंग अ कॉन्सेंट्रिक बॉल ऑफ रेडियस आर बाई 10, क्या कहना चाहता है, हर एक बॉल के अंदर क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, जिसको कहते हैं जिसकी रेडियस है आर बाई 10, मतलब बॉल है, बॉल के अंदर बॉल का बच्चा है आर बाई 10 का, ठीक है, ओके। द स्पेरिकल्स आर ए बी सी आर गिवन द चार्ज प्लस 6 माइनस 4 14 क्यू, जो बड़े वाले हैं उनको दे दिया इतना चार्ज, देखो हर एक पॉइंट मार्क कर लूंगा, मेरे को कुछ और पढ़ना ही नहीं है। द इनर मैटर आर ऑल्सो गिवन चार्ज माइनस 2q प्लस 8q, अब जो इनर बॉल है, जो अंदर वाली है छोटी छोटी सी, कंगारू का बच्चा होता है जैसे वैसे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल एबीसी
एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर। क्या बोला है? कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल ABC एट अ सेंटर 3r फ्रॉम द सेंटर। देखो रेडियस कितना है? r है। अब पता है क्वेश्चन एक ही बताऊंगा, एक शेल है हमारे पास ये, और इसके अंदर r/10 का ये है। अब इसके अंदर कुछ चार्ज क्यों है और इसके अंदर क्यों चार्ज है, लेकिन इसके बाहर अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो 2q/ε0 ही तो होगा। क्या फर्क पड़ता है अंदर है बाहर है? हाँ, अगर मुझसे फ्लक्स यहां पे पूछ लेता तो हम इनक्लोज लेते केवल इनर शेल की वजह से, है ना। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चाहे 2 नंबर में आया चाहे 3 नंबर में आया, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, तो हिंदी में एक बार पढ़ेंगे हम इस चीज को। हिंदी में कहना चाहता है, 3 ऐसे धात्विक गोल खोल ABC पर विचार कीजिए जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या r है। प्रत्येक खोल में r/10 का सकेंद्रीय धातु की गेंद है। इन गोलीय खोल को क्रमशः इतना 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 आवेश दिया गया है। इनके भीतर की गेंदों को भी इतना 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 आवेश दिए गए। इन खोलों ABC के केंद्र से 3r दूरी पर इन खोलों के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों की तुलना कीजिए। बहुत सिंपल, बहुत शानदार से एक टेबल बना के लाया, ये लो। ठीक है, सिस्टम ए, शेल इन चार्ज, शेल चार्ज 6q, इनर बॉल में दिया है -q। टोटल हम जानते हैं सम हो जाता है, तो टोटल जो फ्लक्स निकलेगा नेट इनक्लोज चार्ज किसकी वजह से होगा? 4q की वजह से होगा। वैसे ही बी की वजह से बात करें, -4 + 8, ये भी 4q। इसकी वजह से शी में 14 सेल के अंदर, फिर उसके भी अंदर -10, तीनों की वजह से चार्ज। कुछ तो मालिक। अब मेरे को एक चीज बताओ, देखो सोल्यूशन देखने से पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो KQ/R आता है। अब मेरे को एक चीज बताओ, हमको के की वैल्यू डिफर करने का मतलब ही नहीं हो, क्यों? उसने बोला ही नहीं है 1 मीडियम, 2 मीडियम, 3 मीडियम, ऐसी कहानी उसने बोला ही नहीं है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, उसने केवल और केवल दे रखा है। तो हम मानेंगे, एज्यूम कि सारा एयर है, और एयर के केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई की वैल्यू तो हमेशा 4 पाई रहती है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट। अब देखो चार्ज भी तीनों के केस में कांस्टेंट हो गया, 4q हो गया, केवल अब क्या करना है, तीनों की वजह से 3r। अगर मैं पहले की वजह से निकालूंगा EA की वजह से, यहां पे मैं क्या रखूंगा? क्या? 4q। नीचे मेरे को 3r रखना पड़ेगा। EB की वजह से निकालूंगा 4q, नीचे 3r। EC की वजह से निकालूंगा 4q, नीचे 3r। तीनों से सेम डिस्टेंस पे तो पूछा है, हमारे पास एक ही वेरिएबल हो सकता था क्या? हमारे पास q/r², सॉरी बेटा बेटा, KQ/r² होता, हाँ सॉरी। ठीक है, वो फास्ट में हो जाता है, कभी निकल जाते हैं हम आगे। ठीक है, अब r² भी हो जाएगा तो कहाँ ही फर्क पड़ेगा। 4q 4q 4q, काम खत्म। तो यहां से पता तो चल ही रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों की वजह से सेम ही होगा, लेकिन फिर भी फॉर r इज ग्रेटर देन r क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r²। इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे, क्यों r इज ग्रेटर देन r। अंदर की बात नहीं कर पाए अंदर की बात कर देते तो कहानी अलग हो जाती। अभी क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे अंदर की बात क्या होती है। अंदर में ही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। तो क्या हो जाएगा? सिंस q इज इक्वल टू 4q एंड r इज इक्वल टू 3r, तो E इज इक्वल टू EB, क्योंकि फॉर्मूला तीनों के लिए सेम, k की वैल्यू तीनों के लिए सेम, एप्सिलॉन की वैल्यू। अब भगवान ने क्या किया? q की वैल्यू भी सेम करा दी, तो सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो अतना आएगा। समझे? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मेरे को लगता है कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल ताजे ताजे क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या कहना चाहता है? CBSE 2025, शानदार क्वेश्चन। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E। किसके लिए निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P एट अ पॉइंट इन इक्वेटोरियल प्लेन। सबसे टफ यही पड़ता है बेटा, क्योंकि इसमें कास थीटा आ जाता है, कास थीटा। कोई बच्चों के लिए पढ़ता है, कुछ के लिए नहीं पढ़ता है। इक्वेटोरियल प्लेन सबसे टफ यही पड़ता है, और सबसे इजी तरीका बताने वाला हूं। एंड स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी बतानी है। ऐसा नहीं बता सकते लेफ्ट राइट, कंपेयर करना पड़ेगा, डाइपोल के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर एक पॉइंट क्या होते हैं आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेसिफाइड डायरेक्शन, आप बोल दोगे सर इधर को डायरेक्शन, इधर को ऐसे बोलोगे भाई, आपको किसके रिस्पेक्ट में स्पेसिफाई करनी है? डाइपोल के डायरेक्शन। Hence find the value of electric field
फिर उसके बाद आपको ये कहानी करनी है एट सेंटर। ये कहानी आपके डेरिवेशन में आपने हर समय की है। जब r इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो जो l होता है उसको ऐसा कर देते हैं। फिर r इज ग्रेटर देन l के केस में क्या करता है, और जहां 2l आपको क्या है, लेंथ ऑफ द डाइपोल। 2025 के क्वेश्चन पेपर में है, जाओ देखो। चलिए हिंदी में बात करें, क्वेश्चन ये आना चाह रहा है, द्विध्रुव आघूर्ण p वेक्टर के किसी द्विध्रुव के कारण इसके निरक्षीय तल के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी दिशा भी निर्दिष्ट कीजिए। दिशा भी बताइए। इस प्रकार द्विध्रुव के केंद्र r इक्वल टू 0 तथा किसी बिंदु r इक्वल ग्रेटर देन l पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कैसे, ऐसे सॉल्व करा दे, ये आपको उसमें मिलेगा। देखो बहुत सिंपल सा बता रहा हूं आपको, दिक्कत आती है डायरेक्शन में। डायरेक्शन में दिक्कत आती है। देखो माइनस क्यों है, हम क्या मानते हैं, सबसे पहले ध्यान पे रखो, हमेशा हम मानते हैं पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल में दो अपोजिट होते हैं, तो माइनस क्यू के कारण ये अपनी तरफ खींचेगा, प्लस क्यू क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का मारेगा। तो पता है ये हो जाएगा डायरेक्शन, ये अपनी तरफ, ये बाहर की तरफ। तो जो नेट आएगा उन दोनों की कहीं बीचों बीच में ही आता है। बीचों बीच में नहीं आता है, मतलब इन दोनों के बीच में ही आता है। अब मतलब एक इधर को खींच रहा है और एक इधर को खींच रहा है, तो बीच में कहीं को निकल जाता है। तो हमारा जो नेट फील्ड आता है वो बीच में आता है। ठीक ठीक। चलिए क्यों की वजह से ये नीचे को आया। देखो ये डायरेक्शन थीटा, तो इस लाइन को मैंने लंबा खींच दिया, तो ये इसके साथ भी बनाएगा थीटा। तो क्यू की वजह से E1 का जो थीटा के साथ कंपोनेंट हो जाएगा E1 cos थीटा, वैसे ही E2 का जो थीटा के साथ कंपोनेंट हो जाएगा E2 cos थीटा। इनका थीटा के अलावा कंपोनेंट हो जाता है E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। इसको आप बोलेंगे तो थोड़ा सा बना के दिखा देते हैं ना, यहाँ पे बना के दिखा देते हैं। ये हमारे पास है वो पॉइंट, इस एक E1 है हमारे पास इधर को, उल्टा बन गया, उल्टा बाहर की ओर, और एक हमारे पास है किधर की ओर, अपनी तरफ को खींच रहा है बेचारा। ठीक है। और यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा कैसे माना सर, देखो ये है ट्राइंगल, ये थीटा, इसको मैं ऐसा लंबा खींच दूंगा, तो इस लाइन की अगर मैं पैरेलल कोई लाइन खींचता हूं तो इसके साथ भी ये थीटा ही बनाता है। ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा ई की वजह से, E1 की वजह से E1 थीटा के साथ क्या बनेगा, ये ऐसा क्या करेगा, E1 इधर को बाहर की ओर धक्का मारेगा, ये हो जाएगा E1 cos थीटा। इसके साथ भी थीटा, ये E2 अंदर को खींच रहा है तो ये बनाएगा E2 cos थीटा। ये बाहर को बनाएगा E1 sin थीटा, और ये इधर को बनाएगा E1 E2 sin थीटा। मेरे प्यारे बच्चों E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। E1 किसकी वजह से, Q1 चार्ज की वजह से। तो फोर्स कैसे निकालेंगे, QE, Q दोनों के केस में सेम, E1 इज इक्वल टू Q1E, E2 इज इक्वल टू Q2E। Q1 और Q2 सेम, मैग्नीट्यूड सेम, थीटा भी सेम है, थीटा भी तो सेम है ट्राइंगल में देखो। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा सेम, अपोजिट डायरेक्शन, E1 बाहर की ओर, E2 नीचे की ओर, एक दूसरे को कैंसिल आउट, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को जान से मार देते हैं। और लेकिन ये दोनों दोस्त बने, E1 cos थीटा भी इधर की ओर, देखो डायरेक्शन तो निकल गई है। तो जो नेट सम आता है, तो नेट आता है वो कितना आ जाता है, बस इतना ही है डेरिवेशन, E1 cos थीटा। ठीक, ये नेट निकलता है। ई की वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू क्या होती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आर निकाल लो, डिस्टेंस ऐसा नहीं है कि बीच में से ले लो, है ना, ऐसा नहीं होता कि डिस्टेंस आप ये वाला ले लो, नहीं, एक्चुअली में क्यू से कितना दूरी पे है, तो ये हाइपोटेनियस की दूरी पे है। क्या है, हाइपोटेनियस की दूरी पे है। तो ये अगर एल और यहां से दूरी हमने कुछ भी मान ली, आर मान ली, तो हाइपोटेनियस कितना हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब वैल्यू रखेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो √3/2 आएगा। कौन वो कैसे करेंगे स्क्वायर, ओ सॉरी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के रूट का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। क्योंकि फॉर्मूला ही होता है ना के क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर की जो वैल्यू आई, क्यू से दूरी यानी डिस्टेंस, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 1/2 का भी पावर 2 कर दिया तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ गया। E2 भी सेम आ गया, है ना। और कॉस थीटा, अगर थीटा आप निकालने जाओगे तो थीटा भी आप निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। आप क्या करो, कॉस थीटा भी निकाल सकते हो। कॉस थीटा कैसे निकालते हैं बेटा, ठीक है, बेसिकली हम बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
हाइपोटेनियस बेस कितना हो जाएगा एल हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी भी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास E1 cos थीटा E2 cos थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अभी जैसे बताया इसके केस में भी सेम, इसके केस में cos थीटा इसके केस में cos थीटा, इसका दोगुना ही कर दो, दोनों सेम ही है, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू cos थीटा, दोनों का दोगुना किया है, बस cos थीटा की वैल्यू निकाल लो बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, जिसको याद ना रहे तो cos थीटा बराबर कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपका एल है, हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कॉस थीटा की भी वैल्यू रख दो, तो कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे, लेकिन यहाँ पे इसका एक पावर और यहाँ पे आधी पावर, एक और आधा पावर ऐड होता है तो 3/2 बन जाता है, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पोजीशन पे आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ql डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2, रख लो रख लो रख लो इसे। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे क्या रटोगे, याद रखना बस डिस्टेंस इतना होता है, वैसे बात तो वही होगी है ना, बस आर स्क्वायर ही तो हो गया, बस उसकी पावर थोड़ा सा चेंज होगी। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इसका जो डायरेक्शन है ये, डाइपोल की डायरेक्शन क्या है ये, तो इन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गया। ठीक, यही डायरेक्शन बतानी थी, मैं यही बोल रहा था, डायरेक्शन ये बतानी थी, ना कि बता देते कि उधर को जा रहा है भाई, उधर को निकल रहा है दिल्ली की तरफ को, ऐसा नहीं। ठीक है, ओके, चलिए आ जाइए। अब क्वेश्चन के दो पार्ट पूछा, अब क्या हो, वो जो पॉइंट है, जो यहाँ पे जो पॉइंट था, इसको खिसका के आप यहीं पे लेके आ गए सेंटर पे, क्या खत्म किया आपने, जो आपने आर माना था, जो आपने आर माना था, है ना, वही तो खत्म किया। तो जो आपका फॉर्मूला था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर में क्या खत्म कर दिया आपने, उसकी जिंदगी से आर जो है उसको खत्म कर दिया, आर को खत्म कर दिया, तो एल क्यूब बचेगा, क्योंकि क्या था 3/2 था ना, तो एल स्क्वायर बचेगा, एल स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 उड़ेगा, आर तो आपने 0 कर दिया, तो केवल एल क्यूब बचेगा, जब उस पॉइंट को खींच के आप बिल्कुल सेंटर पे ले आओगे। ठीक, और 2ql को आप पी भी रख सकते हो, तो ऐसा याद करते हैं हम, kp/l³ या kp/r³ करके याद कर लो उसको, k कांस्टेंट हो जाता है, अब p डाइपोल मोमेंट r³ जब सेंटर पे हो। ठीक, और जब r बहुत ही बड़ा हो l से, r ये जो दूर है ना पॉइंट, ये बहुत ज्यादा दूर, चांद पे हो गई, तो l की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है, जो डाइपोल का वैसा जो बीच का डिस्टेंस होता है बहुत कम ही होता है वैसे। ठीक है, तो उस केस में हमको बेचारे उसका जो असली साथी है एल को, एक अरे एक सीधी सी बात है, एक में आर को भूल जाओ, एक में एल को भूल जाओ, एक में एल क्यूब हो जाएगा, एक में आर क्यूब हो जाएगा, एल को आर को कब भूलोगे, जब वो सेंटर पे आ जाए, है ना, और आर को वो, हाँ ठीक है, और उसके बाद जब एल को कब भूलोगे, जब वो बहुत ही दूर हो जाए, ऐसी बात कहानी चलते रहे। ओ, जब आपने क्या करोगे, जब आर बहुत बहुत बड़ा हो जाए एल से, तो kp/r क्यूब, दोनों सी बात है। ठीक, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसे करना है याद रखना, 2e cos थीटा होता है, थीटा की वैल्यू निकालना भी इंपॉर्टेंट होती है, बस बात खत्म, फॉर्मूला आपका kp/r की, डायरेक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, सीबीएसई 2025, ये पहले भी पूछा है एक बार, ये क्वेश्चन एक बार पहले भी पूछा है, टेंशन ना, लेकिन उसमें वैल्यूज थोड़ा अलग थी, 2023 में भी डाला गया, लेकिन क्वेश्चंस में वैल्यू थोड़ा सा अलग थी। Two infinitely long straight wires 1 and 2 are placed at d distance apart, दो वैल्यूज हैं d डिस्टेंस अपार्ट, इनको रखा गया है 1 और 2 पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल, एज शोन इन द फिगर, फिगर में जैसा कि दिखाया गया है, दे आर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हैविंग अ डेंसिटी लैम्डा एंड माइनस लैम्डा/2, एक पे जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और एक पे है माइनस लैम्डा/2, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे बेटा मेरे प्यारे बच्चों, बस डायरेक्शन का फर्क पड़ जाता है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट एरिया में नेगेटिव चार्ज, ऐसा तो हो नहीं सकता पॉजिटिव नेगेटिव, होगा भी तो ओवरऑल नेगेटिव, तो बस इससे पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन में डिफरेंस करता है, पॉजिटिव चार्ज खींच लेता है, नेगेटिव धक्का मारता है और नेगेटिव चार्ज खींच लेता है। लोकेट द पॉइंट फ्रॉम वायर 1, इसकी वजह से 1 की वजह से विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, जहां पे क्या हो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाए 0 हो जाए,
कहां पे होगा? इन द रीजन विच इट लाई। अब देखो एक बेसिक सा हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार, जिनको हिंदी में जाना है। दो अनंत लंबाई के सीधे तार है, एक और दो, एक दूसरे से डी दूरी पर रखें, डी भी आपको दिखा रखा है, इमेज पे गौर कीजिए, बीचों बीच में डी लिखा हुआ है। समांतर रखेंगे जैसे कि चित्र में दिखाई गया है, वो एक समान रूप से आवेशित है, और दोनों क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, जिनका आवेश घनत्व क्रम 100 लैम्डा और माइनस लैम्डा बाई 2 इंपॉर्टेंट है। तार एक से बात कर रहा है, उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य है, तथा उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जिसमें यह स्थित है। पता उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए जहां पे यह शून्य है। ठीक, चलिए, नहीं पहले मैं आंसर कराने से पहले आपको एक बेसिक सा आइडिया देता हूं। देखो यहां पे अगर मैं बी में देख लेता हूं, अगर मैं रीजन बी में देखता हूं, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, टेस्ट चार्ज मानते हैं, प्लस क्यू मानना पड़ता है, इसको धक्का मारेगी, माइनस क्यू इसको अपनी तरफ खींचेगी, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे जीरो तो होने का नहीं। ठीक है, या तो इस फील्ड में अब देखो भारी हो सकता है, यहाँ पे क्यू मानोगे तो ये इसको धक्का मारेगा और दो इसको माइनस लैम्डा बाई 2 खींचेगा, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है तो जीरो हो सकता है, और या तो इस डायरेक्शन में, यहां से अगर प्लस क्यू माना तो ये खींचेगा और ये माइनस क्यू इसको खींचेगा और प्लस क्यू इसको बाहर क्यों, या तो ये प्रदेश ए में या प्रदेश सी में होगा। प्रदेश ए बोले तो आंध्र प्रदेश, प्रदेश सी बोले तो चेन्नई, चेन्नई वैसे स्टेट है लेकिन फिर भी हम बोल लेते हैं, छत्तीसगढ़ बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वायर एट अ डिस्टेंस एक्स मान लिया हमने, कहीं पे भी क्या मान लिया, डिस्टेंस एक्स पे मान लिया, मान को चलो कहीं पे भी मान सकते, एक्स यहाँ पे मान लिया। ठीक है, किसकी वजह से, वायर वन की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जब एमसीक्यू कर रहे थे तो आपने देखा था लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स जो डिस्टेंस है। अब 2 के वजह से क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे अगर आपने माना है, मान के चलो एक्स पे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस डी। डायरेक्शन की बात करें तो इस पॉइंट पे है, तो ये बाहर की ओर, ये इधर की ओर, है ना। डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, लेकिन अभी हम उसकी बात क्यों नहीं कर रहे, जीरो होना है, जीरो होने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, E1 बराबर E2। तो एक पे कितना है, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई एक्स, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे की वजह से लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स प्लस डी की बात कर रहा हूं। समझ में आया क्या? आप इधर मानते एक्स दूरी पे तो इसकी वजह से एक्स लेते हैं और इसकी वजह से आपको एक्स प्लस डी ही लेना पड़ता। हाँ समझेगा, है ना। चलिए ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, लैम्डा से लैम्डा उड़ाओ, 2 से 2 उड़ रहा है, सारी कहानी खत्म होगी आपकी, लेकिन फिर भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो आपका आ जाएगा, पहला है लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स, दूसरा आपका लैम्डा बाई 2 इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स प्लस डी। लैम्डा से तो लैम्डा उड़ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, वैसे आप उड़ा तो सकते हैं, इस 2 से इस 2 को उड़ा दो, पाई एप्सिलॉन नॉट से पाई एप्सिलॉन नॉट को उड़ा दो, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2x आपका बचेगा, नहीं 2x नहीं बचेगा, x बाई 2 हो जाएगा, डिवाइड में है ना, x प्लस डी आपका इधर गया, ये इधर गया, तो ये हो जाएगा x बाई 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 2d इज इक्वल टू x, जो भी निकाल लो आप, d निकाल लो, x निकाल लो, जो भी है, जो भी कहानी आपको निकालनी है, आपको वैसे बेसिकली x निकालना है ना, वैसे बेसिकली आपको x निकालना है। ठीक है, चलिए, तो आपकी बात करेंगे तो मेरे पास x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस x इधर आएगा, 2d माइनस 2d आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो x बराबर हम कितना लिख सकते हैं, x बराबर आपका हो जाएगा माइनस 2d डिफरेंस पे। तो ऐसा कैसे, देखो, है ना, माइनस 2d और d बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2 की बात कर रहे हैं। ठीक, आप बोलोगे सर क्या, ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन को क्या हो गया सर, माइनस माइनस डिस्टेंस कहां से आ गया। देखो कुछ नहीं है, माइनस डिस्टेंस का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो बेसिक सा फंडा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू जो होगी वो कितनी आ रही है हमारे पास, मैं साइड हो जाता हूँ, माइनस 2d के बराबर आ रही है। किसके बराबर आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, 2d के बराबर आ रही है। माइनस 2d का मतलब ये नहीं है कि डिस्टेंस नेगेटिव है, ये किसको दिखा रहा है, डिस्टेंस का केस हम ले ही नहीं सकते। अगर आपको माइनस 2d हटाना, ये मैग्नीट्यूड आ गया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज जाएंगे। अब जैसे आप यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स जो है इन दोनों रीजन में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन वो डी का डबल लेंथ पे होगा, डी से दुगनी लेंथ पे होगा। आपको यहीं पे आंसर -2d भी छोड़ोगे, मैंने तभी दोनों रखे हैं, तभी दोनों करके दिखाया। -2d भी छोड़ते हो कोई दिक्कत नहीं है, +2d भी छोड़ते हो कोई दिक्कत। डिस्टेंस वैसे नेगेटिव में मानने की जरूरत नहीं होती, लेकिन हमारा रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो हमारा नेगेटिव की बात हो रही। मैग्नीट्यूड की बात करोगे x=2d आप लिखोगे। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था, जिसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट किए थे हमने। नेक्स्ट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लॉन्ग क्वेश्चंस और केस बेस्ड क्वेश्चन इससे एक जो 2023 में या 24 में पूछा गया था उसको सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, पढ़ाई कीजिए, ध्यान दीजिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।